मैं श्याम गिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल ने चौंका दिया बुरी तरह से, और जिस तरह से चौंकाया इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या हम यह माने कि टीएमसी के साथ धोखा हुआ है और ममता अब कुछ ऐसा फैसला करेंगी जिससे टीएमसी का जनाधार बचे? क्योंकि अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई हैं। यानी कि 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी का फिगर था, लमसम उसके आसपास आकर के खड़ी हो गई। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं और कांग्रेस का कोई जनाधार था नहीं। यानी कि कांग्रेस की शुरुआत हो गई है बंगाल के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रीजनल, जो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए, भाजपा उस दिशा में आगे बढ़ गई। अब ममता बनर्जी के पास अच्छे खासे सांसद भी है। अब वह सांसद क्या ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या टूट जाएंगे? लेकिन 80 विधायकों में ममता बनर्जी कितने विधायकों को अपने साथ रख पाएंगे? जब कल रात काउंटिंग के वक्त पेच फंसा था और ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर में जाने की कोशिश की, जबकि वह प्रत्याशी थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। सीआरपीएफ ने धक्का भी मारा, कोहनी भी मारे। उन्होंने कहा कि मुझे पीटा, धक्का मारा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक सीएम के साथ ऐसा हो सकता है, तो विधायकों के साथ क्या होगा? दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का फिगर आया, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक बयान आया जो बड़ी चिंता में डाल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आप वर्ड पर ध्यान दीजिए आप दर्शक। शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या सिर्फ हिंदू है और कोई नहीं है? क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख क्या नहीं है? हर तरह के लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या कम। लेकिन मुस्लिम वर्ग की संख्या 112 सीटों पर फैक्टर वाला है, और उन 112 सीटों पर जहां ममता बनर्जी कम से कम 106 सीटों से शुरुआत करती थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सीटें ले गई। वहां पर भी ममता को सीट नहीं मिला। इसमें 2 चीजें हैं जो बहुत गहराई से सोचने और विचार करने की बात है, क्योंकि बात सिर्फ हार और जीत की नहीं है। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और ममता बनर्जी हार गई ना, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा कि बंगाल ने चौंका दिया, ममता ने कर लिया फैसला, टीएमसी के साथ हुआ धोखा। इस हेडलाइन को आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए कि बंगाल ने चौंका दिया। बंगाल ने यह चौंका दिया कि जो टीएमसी इतनी हैवी थी और भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर टीएमसी को 80 पर कैसे समझ दिया? इसके 3-4 अहम कारण हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण कि केंद्रीय बलों की तैनाती। तो यह नई बात नहीं है, हर राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होती है चुनाव के वक्त, लेकिन इतने भारी मात्रा में नहीं होती है। और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ दोनों का इस्तेमाल किया गया, और उसकी संख्या 3 लाख से 3.5 लाख थी। जितना पूरे बाकी के स्टेटों में नहीं लगाया गया, उससे कई गुना ज्यादा बंगाल में लगाया गया, पहला। और दूसरे राज्यों के आईएएस अफसरों को रखा गया, पश्चिम बंगाल के अफसरों को पूरा बाइकआउट कर दिया गया चुनाव से। कोई किसी भी रोल में नहीं, थाने का इंचार्ज भी नहीं, वह भी किसी और के हाथ में दे दिया गया। दूसरा। तीसरा जो बहुत अहम चीज है, तीसरा
काउंटिंग सेंटर के अंदर ऑब्जर्वर्स केंद्र से वहां एक्सपोर्ट किए गए, केंद्र से वहां भेजा गया। अब केंद्र से भेजे गए, पोलिंग बूथ पर एजेंट दूसरे राज्यों से ला करके वहां रखा गया, क्योंकि भाजपा के पास उतना व्यवस्था था ही नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर। और चौथा जो बड़ी अहम चीज, चुनाव आयोग भाजपा के साथ था। ममता बनर्जी की पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया। और एक अहम, बहुत ही खतरनाक चाल, ममता बनर्जी का जो चुनावी रणनीतिकार आईपैड के डायरेक्टर को गिरफ्तार करके ईडी द्वारा, और पूरे चुनाव के वक्त उसे जेल में रखना, और 29 तारीख को वोटिंग समाप्त होने के बाद 30 तारीख को उसको रिहा कर देना। ईडी द्वारा कोर्ट को कहना कि बोले कि हमारे पास कोई सबूत अभी नहीं है, आप चाहें तो छोड़ सकते और छोड़ देना। क्या कहीं ऐसा तो नहीं बीच चुनाव के अंदर जो आईपैड को गिरफ्तार किया गया, पहले भी कोशिश की गई थी, और यह तब गिरफ्तार किया गया जब पूरा प्रशासन वहां का ममता के हाथ से छीन लिया गया था। पहली बार हुआ तो ममता बनर्जी वहां दफ्तर पहुंच गई और ईडी को खदेड़ दिया। तो इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास प्रशासन नहीं था। तो आईपैड के डायरेक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए कहीं चुनावी रणनीति जो पश्चिम बंगाल की थी, ममता बनर्जी की, टीएमसी की, उससे कहीं भाजपा को बता तो नहीं दिया। इसीलिए ईडी पहले भी छापा मारी थी और गिरफ्तार भी किया और छोड़ भी दिया कि भाजपा का मकसद पूरा हो गया। यह कारण बहुत अहम है। अब दूसरा पहलू यह है कि अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में 206 सीटें जो मिली है, क्या ममता बनर्जी का कैडर जो इतना महत्वपूर्ण था, पश्चिम बंगाल के लोग, क्या उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया या फिर ममता को ही दिया? क्योंकि सर्वे में एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने एग्जिट पोल नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूं, वहां पर 70% लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। प्रदीप गुप्ता का यह बयान था। तो जब 70% नहीं बोल रहे, तो क्या 70% लोग वह भाजपा के साथ जा रहे थे या ममता के साथ थे, या फिर चुनाव आयोग द्वारा वोट प्रतिशत में बढ़ा करके, वोट प्रतिशत को बढ़ोतरी करके शुरू से ही और 10.5% को मैनेज किया गया, और वोट डालने के पहले वोट पड़ चुका था, ईवीएम बदल दिया गया। क्योंकि दो चीजें फिर से मैं इसमें करता, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, बहुत ध्यान से इसे समझिए आप दर्शक। 93.19% वोट प्रतिशत पड़ा है। इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में इतना वोट पड़ा है। इतिहास में पहली बार तमिलनाडु में क्रॉस किया है वोट प्रतिशत। महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी का इतना मजबूत कैडर कैसे इस हाल में पहुंच गया। पैरामिलिट्री फोर्स, चुनाव आयोग, यह सारी चीजें सही हैं, लेकिन 91 लाख वोटरों के नाम काटना और 27 लाख लोगों के वोट न दिए जाना, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला किसी न किसी कागज के लिए है, वह 27 लाख ही जो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अंदर, 5.40% वह वोट होते हैं, जिन 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि आप अगली बार दीजिएगा। वह 27 लाख लोग 5.40% वोट होता है, वह जो वोट पर आए उसका, और हार जीत का अंतर 4% का है। यानी कि वह 27 लाख ममता बनर्जी से छीने गए, रोक दिया गया उसे। अब ऐसे में यह एक फैक्टर रहा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ जो आईपैड रणनीतिकार था, उसके छोड़ने के बाद, उसे गिरफ्तार करने के बाद ममता बनर्जी का संतुलन बिगड़ा है। ममता बनर्जी का पूरा संतुलन बिगड़ गया उससे, और चुनावी रणनीति जो थी, जो आईपैड चला रहा था, वह नहीं चलाया, और बीच में ही उसके पूरे वर्कर्स जो थे आईपैड के, उन्होंने भी काम छोड़ दिया।
तो संतुलन इनका बिगड़ गया। फिर नेता अपने दिमाग से चलने लगे, और भारतीय जनता पार्टी को वह रणनीति पता चल गया और उस रणनीति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिर उसने लोगों को पकड़कर और अपना काम कराया। यानी कि बंगाल के उन लोगों ने धोखा दिया, ममता बनर्जी को चौंकाया कि जो ममता बनर्जी के कभी खास हुआ करते थे, ईडी और सीबीआई के डंडे से वह भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए। यह पहली चीज। दूसरा, 27 लाख लोगों को वोट से वंचित करना। 91 लाख जो कटे हैं वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 27 लाख जिनका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है कि हमारा वोट डाला जाए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और उनका एक का पॉइंट्स का कमी है, यह चीजें 5.4% अंतर जो हुआ यह हार का कारण बना। अब दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी 2021 में जो चुनाव लड़ी थी और 77 सीटों पर थी, अब ममता बनर्जी 80 पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की जगह पहुंच गई है। जब पहुंच गई है और बंगाल में बंगाल अचानक पलटा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी के आधा तकरीबन विधायक टूट करके टीएमसी में आ गए। ममता ने उन्हें शामिल भी कर लिया, लेकिन वह टीएमसी के लोग ही थे जो भाजपा में गए हुए थे, तो वह टीएमसी में आ गए। लेकिन अभी टीएमसी के पास जो है वह भाजपा ही नहीं है, टीएमसी के, तो क्या यह भाजपा में चले जाएंगे? पश्चिम बंगाल में यह कॉमन फैक्टर है। जब लेफ्ट की सरकार थी और टीएमसी सत्ता में आई तो लेफ्ट के लोग टीएमसी में आ गए, भाजपा हारी तो भाजपा के लोग टीएमसी में आ गए। अब ममता हार गई है तो इन विधायकों को बचा पाना ममता के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से इन्हें परेशान करेगी। और शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, तो बाकी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। और दूसरी चीज, अब पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जमीनों पर कब्जा करना इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि उद्योगपति पैसा इसे दे रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग पैसा देते हैं, उन्हें व्यापार करना है और करना है तो ममता बनर्जी उनसे संपर्क में थी, अडानी और अंबानी से लगातार रहती है, उनसे बिजनेस मांगती थी, लेकिन उतना नहीं लेती थी, बस काम चलाऊ का लेती थी। लेकिन अब अडानी और अंबानी का वहां राज होगा, और राज होगा तो वहां के लोगों को दिक्कतें आएंगी हर तरह से, और रोजगार तो मिलना है नहीं। दूसरी चीज कि ममता बनर्जी छूटेंगे। अब ममता बनर्जी के पास सांसद जो है, क्या वह सांसद छूटेंगे? अगर ममता बनर्जी जीत गई होती तो 12 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह टीएमसी में आने वाले थे और वह लाइन भी लगी हुई थी। अब वह पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, ममता बनर्जी को अपने सांसदों को बचाना क्या आसान होगा, या फिर वह कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का अब जनाधार बन रहा है। अब भाजपा की सत्ता आई, यानी कि टीएमसी का युग खत्म हो गया। ममता बनर्जी को भी किसी ने नहीं बख्शा, सीआरपीएफ ने ममता बनर्जी को भी धक्का मारा, जो सही नहीं है। एक सीएम, अभी तक ममता ने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी वह पश्चिम बंगाल की वही सीएम है। लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा जो बड़ी अहम चीज है, अब कांग्रेस ने इसमें आगे बढ़ गई है कांग्रेस। अब कांग्रेस, टीएमसी का जब डाउनफॉल हो गया और कांग्रेस का उदय निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि अब अगला चुनाव जब होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, अब 31 में जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस का जनाधार ज्यादा होगा, क्योंकि टीएमसी अब शासन में नहीं है और टीएमसी को अब फंड की भी दिक्कत होगी। मैं पहले ही कह रहा था कि ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी है, पश्चिम बंगाल गया तो काम हो गया। अब इसे अहम तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा कि जैसा कि टीएमसी के साथ साजिश हुआ
भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया टीएमसी के साथ में, और चुनाव टीएमसी के साथ साजिश यह किया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसे समझाना चाहूंगा आप लोगों को, जो बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझना हम लोग को, कि आईपैड जो चुनावी रणनीतिकार हर पार्टियों का होता है, और वही यह आधार बनाता है कि आपको किस योजना का ऐलान करना है, किस जगह पे आप कमजोर हो वहां पर आपको कड़ी मेहनत करना है, किसका टिकट काटना चाहिए, किसे टिकट देना चाहिए, किसके पक्ष में जनता है। यह रणनीति जो होती है, यह सारी रणनीतियों के बीच जब उसे गिरफ्तार करके और वह सच्चाई उगलवा ली जाती है, और कनपटी पे कट्टा हो तो कोई भी उगल देगा, तो वह जब कर लिया जाता है तो फिर उस रणनीति के हिसाब से, जब क्योंकि वह लागू हो चुका था, उस पर सब काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ तुरंत तोड़ बना लिया। अब कहा जाएगा कि यह पेन मेरा किसी ने ले लिया, इस पेन को ले लिया, तो अब मेरे को इस पेन के का तोड़ क्या है, अब इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, फिर हम दूसरा अपनाने की कोशिश करेंगे या इसी के आधार पर हम चलेंगे, तो इसका तोड़ क्या है। रेड पेन ले ले कि रेड मार दे ताकि वह इनवैलिड हो जाए, तो इनवैलिड कैसे करें इनके रणनीति को, उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया आईपैड को गिरफ्तार करके डायरेक्टर को। अब बड़ी महत्वपूर्ण है, यह एक टीएमसी के साथ साजिश हुआ शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, चुनाव आयोग जीत गया पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग जानता था कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, 10.5% का वोट प्रतिशत का फासला है भाजपा और टीएमसी के अंदर। जब 10.5% का फासला है तो उसे कम करने के लिए पहले एसआईआर का इस्तेमाल किया गया, और एसआईआर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, और एसआईआर इनकम्प्लीट में चुनाव प्रोसीजर को लागू किया गया, और चुनाव प्रोसीजर लागू करके जब यह देखा गया कि इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है, तो फिर 27 लाख लोगों को एक ऐसे डाल दिया गया जो वोट न डाल सके किसी भी तरह से, और वह 27 लाख पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फैसला नहीं हुआ, ममता बनर्जी गई। दूसरी चीज कि वह 5.40%, 5.41% के आसपास है, यानी कि 5% थोड़ी ही मान लेते हैं, 5% 4%, 5.4%, और भाजपा और ममता बनर्जी के बीच हार जीत का जो अंतर है वह 4% का, 4% का, यानी कि हार जीत के अंतर से 1.5% ज्यादा लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया। अब ममता बनर्जी जब हार गई तो अब 5 साल तक ममता बनर्जी सत्ता से बाहर है, मतलब 5 साल के बाद ही चुनाव लड़ेंगे। इन 5 सालों में ममता बनर्जी का कैडर कैसे चलेगा जब भाजपा का सत्ता वहां पर भी और भाजपा का सत्ता केंद्र में भी है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने बात किया, फोन किया ममता बनर्जी को, हार गई तो क्या ना कि फिर भी तसल्ली देने की कोशिश की। तमिलनाडु में विजय को फोन करके उन्होंने बधाई दी। विजय ने कांग्रेस को ऑफर दिया, उस पर अलग प्रोग्राम, तमिलनाडु और केरल पर अलग प्रोग्राम कर लेंगे हम लोग। तो इसमें बधाई दी राहुल गांधी ने, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीट ला करके जनाधार को अपना शुरू कर दिया, जिसका एक भी पश्चिम बंगाल में नहीं था, 0 था, एक भी नहीं था। बड़ी मुश्किलें होते। 2 सीट आने के बाद कांग्रेस का एक जनाधार विधानसभा में बन गया और वह लोगों के बीच भी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी वहां रहने से कांग्रेस का इसलिए जनाधार बनेगा, और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, बस। अब ममता बनर्जी का क्रैच खत्म है। अब कांग्रेस वहां क्या, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करेगी, मंदिर मस्जिद करेगी, और कांग्रेस वहां रोजगार की बात करेगी। क्योंकि ममता बनर्जी रोजगार की इसलिए बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल में रोजगार लाया ही नहीं वहां पर, उसकी व्यवस्था नहीं की, और भाजपा अडानी और अंबानी की कंपनियों को वहां ला करके और स्थापित करने की कोशिश करेगी कि रोजगार जाए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी आई कैसे थी। नैनो कंपनी का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में रतन टाटा ने लाया था, टाटा कंपनी लाई थी, लेफ्ट की सरकार थी, और उसका विरोध करके और टाटा कंपनी को, नैनो को इन्होंने
पश्चिम बंगाल से हटाने में बहुत बड़ी भूमिका थी ममता बनर्जी की। आंदोलित हो गई थी, लोग बेकाबू हो गए थे। ऐसे में नैनो को गुजरात में स्थान मिला। उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और वहां पर जगह दिया और वहां पर नैनो का मैन्युफैक्चर शुरू हुआ। लेफ्ट हार गई चुनाव में और ममता बनर्जी आ गई। लेकिन अब ममता बनर्जी क्या उसके बाद उद्योग लाई? नहीं ला पाई, बेरोजगार हो गया। सारी ममता बनर्जी ने सुविधाएं दी पश्चिम बंगाल को, महिलाओं के लिए अलग फंड होता था, अलग अलग योजनाएं होती थी। भाजपा वैसा कभी भी नहीं कर पाएगी जैसा ममता बनर्जी ने किया, कभी भी नहीं भाजपा कर पाएगी। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी वापस नहीं हो पाएगी। अब ममता बनर्जी को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कांग्रेस को, जो कांग्रेस ममता बनर्जी को बहुत महत्व देती थी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खत्म किया और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में ले जाने वाली भी ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में ले गई थी भाजपा को कि कांग्रेस का उदय न हो पाए, इसके लिए भाजपा को ले गई। और भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने उन्हें पूरा खत्म कर दिया। और अब अखिलेश का नंबर है, उस पर भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। उत्तर प्रदेश पर भी 8 महीने बाद ही वहां भी चुनाव है। तो अब ममता बनर्जी ने यह फैसला किया कि केंद्र पर वह ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का वह पावर अब नहीं है। कांग्रेस अब किसी की नहीं सुनने वाली। यह तो कांग्रेस ने फैसला कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को बरकरार रखना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में चलना पड़ेगा और कांग्रेस समझौता नहीं करेगी, कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा। अन्यथा कांग्रेस ने अकेले जाने का फैसला कर लिया है और चुनाव आयोग की एक जीत हुई है, उसे भारत रत्न दे देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि कल बधाई दी है, कल शाम को नरेंद्र मोदी ने कहा चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि उसने निष्पक्ष चुनाव करा दिया, निष्पक्ष चुनाव करा दिया। और कल मैंने क्या कहा था, आप दर्शकों ने देखा था, कल का कार्यक्रम बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने कल। अच्छा, आप लोगों ने क्या नाम है कि वो सपोर्ट किया, जिसकी वजह से क्या नाम कि हम लोग आपके साथ कार्यक्रम लेकर के आते हैं। कल मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक रास्ता अपनाएगी इसका तोड़, कि चुनाव आयोग धांधली नहीं हुई है, कि केरल में कांग्रेस जीती है तब चुनाव अच्छा हुआ है और यहाँ ममता हार गई तो गलत। केरल में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, तमिलनाडु में कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, आंध्रा में कोई वजूद नहीं है। 2 विधायक चंद्रबाबू नायडू की वजह से आए। तो कांग्रेस, वहां पर भाजपा को वजूद नहीं था तो भाजपा ने वह इस्तेमाल हथकंडा नहीं किया, लेकिन तमिलनाडु में किया है स्टालिन को हराने के लिए। ममता बनर्जी अपना भी चुनाव हार गई और स्टालिन भी अपना चुनाव हार गए, दोनों मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस केरल में सरकार बना करके अब जो कांग्रेस करने जा रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि आरजेडी खत्म, ममता खत्म, स्टालिन खत्म, अरविंद केजरीवाल खत्म, उद्धव ठाकरे, शरद पवार खत्म। नंबर कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस के पास 4 स्टेट हो गया। इन 5 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन ममता बनर्जी के पास अब भी मौका है। ममता बनर्जी अब भी अगर नहीं संभली तो पूरी पार्टी समाप्त हो जाएगी। वही ममता बनर्जी है जो कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी टीएमसी बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चली गई थी और रेल मंत्री बनी थी। बाकी परिस्थितियां जो है वह नाजुक मोड़ पर है। यह चिंता यह नहीं कि ममता बनर्जी हार गई, हार जीत लगी रहती है। इस तरफ ध्यान केंद्रित करना जरूरी है कि भाजपा जो साजिश रच रही है, टीएमसी के साथ साजिश रच रही है या कांग्रेस के साथ या बाकियों के साथ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने साफ कहा था कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाएगी आरएसएस और भाजपा। वह समझ गई कि 1 लाख कोशिश कर ले, 7 जन्म में कांग्रेस मुक्त देश नहीं बना पाएगी। तो उन्होंने विपक्ष मुक्त देश बनाने का कोशिश किया, यानी कि रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का, और उन्होंने कर दिया। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी को आंध्रा में कर दिया, नवीन पटनायक को उड़ीसा में कर दिया, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को महाराष्ट्र में कर दिया, आरजेडी को यहाँ कर दिया, बिहार में कर दिया, नीतीश को कर दिया, ममता को अब कर दिया, और अब अखिलेश का नंबर।
और अखिलेश वैसे भी सत्ता में नहीं है, और इस बार अगर अखिलेश हार गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस वही रहेगी। कांग्रेस को खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह आजादी दिलाने वाली पार्टी है। हर गांव में कांग्रेस के लोग, भले वह सक्रिय ना हो लेकिन हैं, और अगली लड़ाई भी इस देश की जो गुलामी चल रही है इसकी लड़ाई भी आने वाले वक्त में कांग्रेस ही लड़ेगी, और इन रीजनल पार्टियों को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना चुनाव आयोग की जो जीत चल रही है वह जीत इस देश को गुलाम बना देगी। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएपी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।